नमस्कार साथियों, मैं आज अति महत्वपूर्ण सेशन के साथ आपके सामने पुनः उपस्थित हुआ हूं ताकि आने वाला एग्जाम में आपको अधिक से अधिक मदद मिल सके। तो जो भी आप रेलवे एक्सपीरियंस है, जो भी आप रेलवे का एग्जामिनेशन देना चाहते हैं, चाहे स्टेशन मास्टर हो, गुड्स गार्ड हो, लोको पायलट्स हो, जो भी सहायक लोको पायलट एलपी का जो पद आया है टेक्नीशियन का, उसके लिए आपको पद सुनिश्चित हो सके, इसी क्रम में मैं पहला क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। वीरसेन, जिसने उदयगिरी की पहाड़ी पर शिव की पूजा के लिए एक पहाड़ी का निर्माण कराया था, वे किसके दरबार में रहते थे? वीरसेन जो है, जिसने उदयगिरी की पहाड़ी पर शिव की पूजा के लिए एक एक पहाड़ी का निर्माण करवाया था, वह किसके दरबार में रहते थे? वह किसके दरबार में रहते थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। किसके दरबार में रहते थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर? चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के रूप में जाना जाता है। इतिहास में यह जो है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के रूप में विख्यात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल में कृषि करने योग्य भूमि को क्या कहा जाता था? गुप्त काल में कृषि करने योग्य भूमि को क्या कहा जाता था? तो जो गुप्त काल में जो कृषि करने योग्य भूमि थे, उसको क्या बोलते थे? क्षेत्र बोलते थे। क्या बोलते थे? क्षेत्र बोलते थे। क्लियर? ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोनाजाइट किसका अयस्क है? मोनाजाइट किसका अयस्क है? तो मोनाजाइट जो है थोरियम का अयस्क है। किसका है? थोरियम का अयस्क है। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब पानी में नमक मिलाया जाता है, जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो क्या प्रभाव पड़ेगा? जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो क्या प्रभाव पड़ेगा? तो पानी में जब नमक मिलाया जाता है तो क्वथनांक उसका बढ़ जाता है। क्वथनांक क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। एवं जमाव बिंदु जो होता है वो घट जाता है। जमाव बिंदु क्या हो जाता है? घट जाता है। तो ऑप्शन एक सही दिख रहा है। क्वथनांक बढ़ जाता है, जमाव बिंदु घट जाता है। जब पानी में नमक मिलाएंगे तो क्या होगा? ये बार बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, इसीलिए जो भी आप वनडे एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हैं, सभी वीडियो देखने का प्रयास कीजिए और एक एक वीडियो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है। वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है तो किसमें मापी जाती है? हाइग्रोमीटर में मापा जाता है। किसके में मापा जाता है? हाइग्रोमीटर। ऑप्शन बी हो जाएगा। वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता जो मापी जाती है हाइग्रोमीटर में मापा जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने हिजाब और इस्लामी परिधानों पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित किया है? किस देश ने हिजाब और इस्लामी परिधानों पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित किया है? ये जो है तजाकिस्तान पारित कर दिया दोस्तों। कौन किया है? ताजिकिस्तान पारित किया है। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, साकल शाखा किस वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा है? साकल जो शाखा है वो वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा है। वह किससे है? ऋग्वेद से संबंधित है। किससे है? ऋग्वेद से संबंधित है। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह, सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद के ही जानते हैं, और साकल शाखा जो है ऋग्वेद से ही एकमात्र जुड़ा हुआ जीवित ग्रह है, जीवित शाखा है। क्लियर? साकल शाखा क्या है? एक जीवित शाखा है जो कि ऋग्वेद से जुड़ा है, और ऋग्वेद सभी जानते हैं कि क्या है? सबसे प्राचीन ग्रंथ है। क्लियर? कौन सा ग्रह सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में पूरी करती है? कौन सा ग्रह सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में पूरा करता है? ये बुध ग्रह होता है जो कि 88 दिनों में पूरा कर लेता है। क्लियर? कौन सा ग्रह सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में पूरा करता है? तो बुध ग्रह करता है जो कि 88 दिन में करता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बुध जो होता है सूर्य का सबसे नजदीक का तारा है, ग्रह है। सूर्य का सबसे नजदीक का अगर ग्रह पूछा जाए तो क्या है? ये बुध ही है। क्लियर? हाल ही में दुनिया का पहला ओम आकार के मंदिर, ओम आकार इसको कर लीजिएगा, ओम आकार के मंदिर का उद्घाटन कहाँ हुआ है? हाल ही में दुनिया का पहला ओम आकार का मंदिर का उद्घाटन कहाँ हुआ है?
तो राजस्थान में हुआ है। कहाँ हुआ है? राजस्थान में हुआ है। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी आप एग्जाम वनडे का तैयारी कर रहे हैं वो सभी वीडियो देखने का प्रयास कीजिए। शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फाइकोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। तो फाइकोलॉजी ऑप्शन दिख नहीं रहा दोस्तों, इसलिए क्या हो जाएगा? फाइको आप लोग कर लीजिएगा, फाइकोलॉजी। शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन नन ऑफ दीज हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? नन ऑफ दीज हो जाएगा। क्लियर? तो शैवाल का अध्ययन क्या हो जाएगा? फाइकोलॉजी हो जाएगा। जबकि माइकोलॉजी जो होता है कवक का अध्ययन कहलाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है लता मंगेशकर पुरस्कार 2024। लता मंगेशकर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? लता मंगेशकर पुरस्कार 2024 में किसे सम्मानित किया गया है? तो लता मंगेशकर पुरस्कार जो 2024 में मिला गया है वो अमिताभ बच्चन को दिया गया है। किसको दिया गया है? अमिताभ बच्चन को दिया जाएगा। क्लियर? ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मुगल राजकुमार ने अपनी विद्रोह के क्रम में बिहार में शरण लिया था? किस मुगल राजकुमार ने अपनी विद्रोह के क्रम में बिहार में शरण लिया था? तो शाहजहां लिया था। कौन लिया था? शाहजहां लिया था। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत के क्या क्वेश्चन? दिल्ली सल्तनत या मुगल काल के दिल्ली सल्तनत या देखिए या यहाँ सटा दिया है, या कर लीजिएगा आप लोग। या जो है कहता है कि दिल्ली सल्तनत या मुगल काल के किस शासक हो जाएगा, यहाँ देखिए शासक कर लीजिएगा। शासक ने स्वर्ण मुद्रा का सर्वप्रथम प्रचलन क्या था? दिल्ली सल्तनत या मुगल काल का इतिहास देखा जाए तो कहता है कि इस इतिहास में दिल्ली सल्तनत से लेकर के मुगल काल का जो सल्तनत है, इतिहास है, इस युग के जो शासक हुए, कहता है कि स्वर्ण मुद्रा का सर्वप्रथम प्रचलन किसने किया था? स्वर्ण मुद्रा का जो सर्वप्रथम प्रचलन क्या था वो हुमायूं क्या था। कौन क्या था? हुमायूं ने क्या था। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023-24 की विजेता टीम कौन है? सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023-24 की विजेता कौन है? ये जो है पंजाब है, जो कि पहली बार जीता है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023-24 के विजेता टीम पंजाब है, जो कि पहली बार जीत हासिल किया है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी, समान नागरिक संहिता यूसीसी किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 44 में है। किसमें है? अनुच्छेद 44 में है, आर्टिकल 44। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संसद के नए भवन का वास्तुकार ने के डिजाइन क्या है? कौन डिजाइन किया है? कहता है कि भारतीय संसद का जो नया भवन बना है, भारतीय संसद का नया भवन, उसका डिजाइन किसने बनाया है? तो बिमल पटेल ने बनाया है। कौन बनाया है? बिमल पटेल ने बनाया है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिमल पटेल हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व के सबसे बड़े रेलवे प्लेटफॉर्म के उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? विश्व का जो सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म है उसका उद्घाटन जो है कर्नाटक में किया गया है। क्लियर? विश्व का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म अगर पूछा जाए तो कर्नाटक में बना है, जो कि हाल ही में उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लकड़ा बाला समिति 1993 का संबंध क्या है? लकड़ा बाला समिति जो है 1993 का संबंध किससे है? तो गरीबी आकलन से है। किससे है? गरीबी आकलन से है। ऑप्शन सी हो जाएगा, गरीबी आकलन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है किस सिंधु घाटी स्थल से हल की खोज संबंधित टेराकोटा की प्रतिकृति मिली है? क्या हुआ है? किस सिंधु घाटी स्थल से हल की खोज संबंधित टेराकोटा की
प्रतिकृति मिली है तो बनावली से मिला है। कहाँ से मिला है? बनावली से मिला है। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो एक एक कथन को जो है हम लोग डिस्कस करते हैं और सत्य की पहचान करेंगे। पहला कि डिब्रू सोखोबा जैव उद्यान असम में है। तो डिब्रू सोखोबा जो है ये जैव उद्यान है जो कि असम में है, ये बिल्कुल सही है। क्लियर। दूसरा है, प्रभावती गुप्त बकाटक वंश की शासिका थी। ये बिल्कुल जो है प्रभावती गुप्त जो है बकाटक वंश की शासिका थी, ये बिल्कुल सही है। तीसरा है, भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र हैदराबाद में है। तो भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र जो है हैदराबाद में स्थित है, ये बिल्कुल सही है। उपर्युक्त में से सभी ऑप्शन सही है दोस्तों। तो आंसर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त में से सभी ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी, देखिए विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी किस नदी के तट पर स्थित था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी जो थी हम्पी थी, सभी लोग जानते हैं। तो कहता है कि वह किस नदी के तट पर था? तो तुंगभद्रा नदी के तट पर था। क्या हो जाएगा? तुंगभद्रा नदी के तट पर था, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के जो लेखक है वो कौन है? एडम स्मिथ है। कौन है? एडम स्मिथ है, ऑप्शन ए हो जाएगा। जबकि 1776 में इसका प्रकाशन हुआ था। द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक का जो प्रकाशन हुआ था 1776 में प्रकाशन हुआ था, जब अमेरिका की आज़ादी मिली थी। जब अमेरिका को आज़ादी मिला था 4 जुलाई, सभी लोग जानते हैं कि 4 जुलाई को अमेरिका जो है अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। 4 जुलाई को अमेरिका क्या करता है? हर साल जो है अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है, जो कि 1776 में आज़ाद हुआ था। इसका तत्कालिक कारण क्या था? बोस्टन टी पार्टी की घटना घटित हुई थी 1773-74 में। उसी समय जो है से अपना जो है लड़ाई प्रारंभ किया और 1776 में जाकर के अमेरिका जो है आज़ाद हुआ था। क्लियर हो गया होगा। 1776 में जब आज़ाद हुआ तो उसी समय वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक जो है एडम स्मिथ का प्रकाशित हुआ था। क्लियर हो गया होगा। तो इस तरह से आप क्लियर रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदों की भली भांति समझने के लिए कितने वेदांगों की रचना हुई है? वेदों को भली भांति समझने के लिए, वेदों को जो भली भांति समझने के लिए कितने वेदांगों की रचना की गई है? तो 6 वेदांगों की रचना किया गया है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, 6 वेदांग की रचना किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के राष्ट्रपति भवन में स्थित दरबार हॉल का नाम बदलकर क्या रखा है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। हाल ही में भारत के राष्ट्रपति भवन जो बना है, कहता है कि स्थित दरबार हॉल का नाम बदल करके क्या रख दिया है? तो इसका नाम जो बदल कर रखा है गणतंत्र मंडपम रख दिया है। क्या नाम रखा है? गणतंत्र मंडपम नाम रखा है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? गणतंत्र मंडप हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए मंडल लिख दिया है, इसको मंडप कर लीजिएगा आप लोग, मंडप। क्लियर। गणतंत्र मंडप। कहता है कि हाल ही में भारत के राष्ट्रपति भवन में स्थित दरबार हॉल का नाम बदल करके गणतंत्र मंडप कर दिया है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपना इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये केरल बन गया है। कौन बना है? केरल बना है। केरल जो है अपना विधेयक भी पारित किया है नया नाम बदलने का। केरल का नाम अब क्या हो जाएगा? केरलम करने का प्रावधान लाया जा रहा है। क्लियर। ये भी ध्यान रखिएगा, केरल का नया नाम क्या रखा जाएगा? केरलम रखा जाएगा। केरल ने क्या किया है? अपना इंटरनेट सेवा शुरू कर दिया है, जो कि देश का पहला राज्य बन गया है। क्लियर।
अपना इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य जो है वो केरल बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक जीव किस जगत के अंतर्गत आते हैं? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है कि प्रोकैरियोटिक जीव किस जगत के अंतर्गत आते हैं? तो मोनेरा के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? मोनेरा के अंतर्गत आता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजतरंगिणी के लेखक कौन है? तो राजतरंगिणी का जो लेखक है, राजतरंगिणी में सभी लोग जानते हैं कि राजतरंगिणी में जो वर्णन है वो इतिहास जो है कश्मीर का वर्णन है। किसका वर्णन है? कश्मीर के इतिहास का वर्णन मिलता है राजतरंगिणी में, जिसका लेखक जो है कल्हण है। कौन है? कल्हण है। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित दोलन सिद्धांत किसने दिया था? ब्रह्मांड का जो उत्पत्ति हुआ था उसका दोलन सिद्धांत किसने दिया था? तो दोलन सिद्धांत जो है संडेजा ने दिया था। किसने दिया था? दोलन सिद्धांत जो है एलन संडेजा ने दिया था। डॉक्टर एलन संडेजा हो जाएगा। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित दोलन सिद्धांत जो है डॉक्टर एलन संडेजा ने दिया था। जबकि जॉर्ज लेमेत्रे का नाम जो आप सुन रहे हैं ये महाविस्फोट सिद्धांत दिया था। ब्रह्मांड की उत्पत्ति में जो है महाविस्फोट का सिद्धांत जो है जॉर्ज लेमेत्रे ने दिया था, जबकि दोलन का सिद्धांत जो है डॉक्टर एलन संडेजा ने दिया है। तो इस तरह से आप क्लियर रखिएगा। ब्रह्मांड की उत्पत्ति की चर्चा कर रहे हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति जो हुआ था दोलन का सिद्धांत दिया था और वो डॉक्टर एलन संडेजा ने दिया था, जबकि ब्रह्मांड की उत्पत्ति में महाविस्फोट का सिद्धांत जॉर्ज लेमेत्रे ने दिया था। क्लियर? तो इस तरह से आप क्लियर रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो एक एक करके हम देखते हैं। पहला कथन है वेदों के संग्रह को संहिता कहते हैं। तो बिल्कुल वेदों का जो संग्रह होता है उसको संहिता कहते हैं। बिल्कुल सही है। दूसरा है भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। यह बिल्कुल सही है। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। क्लियर? तीसरा ऑप्शन है भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफे। देखिए यहाँ कैफे हो जाएगा, आप लोग सही थोड़ा कर लीजिएगा। कह रहा है कि भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफे नई दिल्ली में खोला गया है। भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफे नई दिल्ली में खोला गया है। ये भी सही है। अर्थात ये तीनों ऑप्शन सत्य है। उपयुक्त में से सभी हो जाएगा सत्य। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा राज्य कॉफी का उत्पादन सबसे अधिक करता है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बार बार ये सब क्वेश्चन जो है एग्जाम में आपको देखने के लिए मिलेगा। जब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप जब उठा कर देखिएगा तो ये सारा क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। कहता है कि कौन सा राज्य कॉफी का उत्पादन करने में सबसे अधिक करता है? कौन सा राज्य कॉफी का उत्पादन सबसे अधिक करता है? तो कर्नाटक करता है। कौन करता है? कॉफी का उत्पादन जो है सबसे अधिक जो करता है वो कर्नाटक करता है। क्लियर हो गया होगा? भारत में सबसे अधिक कॉफी का उत्पादन कर्नाटक करता है। भारतीय कॉफी जो है अपनी गुणवत्ता के लिए विश्व विख्यात है। सभी लोग जानते हैं कि भारतीय कॉफी जो है अपनी गुणवत्ता के लिए विश्व विख्यात है। इसकी कृषि की शुरुआत जो है बाबा बुदन पहाड़ियों से हुई थी। कॉफी का जो कृषि का जो शुरुआत हुआ था बाबा बुदन के पहाड़ियों से हुआ था। इसीलिए आज भी इसकी खेती जो है नीलगिरी के पहाड़ियों के आसपास सर्वाधिक मात्रा में किया जाता है। इसका जो कॉफी का जो खेती जो प्रारंभ हुआ था बाबा बुदन के पहाड़ियों से हुआ था। यही कारण रहा है आज भी जो है खेती के लिए, कॉफी की खेती के लिए नीलगिरी की पहाड़ियाँ जो है का जो आसपास क्षेत्र है वो प्रमुख रूप से अव्वल है। जैसे कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु इन सभी का स्थान आता है। जैसे कि कर्नाटक में सर्वाधिक कॉफी का उत्पादन किया जाता है, दूसरे स्थान पर केरल आता है, जबकि तमिलनाडु का स्थान तीसरा स्थान आता है। क्लियर?
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कथन असत्य है? देखिए असत्य की चर्चा कर रहा है। एक एक कथन देख लेते हैं। रबर एक भूमध्य रेखीय फसल है। रबर क्या है? एक भूमध्य रेखीय फसल है, परंतु विशेष परिस्थितियों में उष्ण और उपोष्ण क्षेत्रों में भी उगाई जाती है। ये बिल्कुल सही है कथन। क्या कह रहा है कि रबर एक भूमध्य रेखीय फसल है, परंतु विशेष परिस्थितियों में उष्ण और उपोष्ण क्षेत्रों में भी उगाई जाती है। यह बिल्कुल सही है। क्लियर। दूसरा है, हरिहर द्वितीय ने बहमनियों से गोवा को छीन लिया था। बिल्कुल ये सही है कि हरिहर द्वितीय जो थे, विजयनगर साम्राज्य के ये शासक थे हरिहर द्वितीय, जो कि बहमनियों से गोवा को छीना था। तीसरा है, शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है। ये बिल्कुल सही है। शैवाल और कवक के मिलने से क्या बनता है? लाइकेन बनता है। ये बिल्कुल सही है। तो इस तरह से क्या हो गया? सभी कथन सत्य है। इस तरह से क्या है? सभी कथन सत्य है, एक भी कथन असत्य नहीं मिला, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ दिस हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता 1912 ईस्वी में जब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाई गई, 1912 ईस्वी में जब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाई गई, तो उस समय भारत का वायसराय कौन था? जब कह रहा है कि 1912 ईस्वी में जब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाई गई, उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो हार्डिंग द्वितीय था। कौन था? हार्डिंग द्वितीय थे। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस, देखिए यहाँ किस कर लीजिएगा आप लोग, भारत के किस मध्यकालीन शासक ने इक्ता प्रणाली शुरू किया था? इक्ता प्रणाली के बारे में बताए थे हम कि इक्ता प्रणाली का जो है शुरुआत किसने किया था? इल्तुतमिश ने किया था। जबकि अलाउद्दीन खिलजी जब आया तो इक्ता प्रणाली को क्या किया? बंद कर दिया था, समाप्त कर दिया था। क्लियर हो गया होगा। तो इल्तुतमिश हो जाएगा। इक्ता प्रणाली का मध्यकालीन जो शासक हुए भारत में, इक्ता प्रणाली का शुरुआत जो है इल्तुतमिश ने किया था। अलाउद्दीन खिलजी जैसे ही सम्राट बनते हैं, इक्ता प्रणाली को समाप्त कर देता है। जब फिरोज शाह तुगलक शासक बनता है, तो पुनः जो है इक्ता प्रणाली को चालू कर देता है। क्लियर। जब इक्ता प्रणाली को दोबारा चालू करने का प्रारंभ पूछा जाए, तो फिरोज शाह तुगलक हो जाता है। क्लियर। तो इस तरह से आप क्लियर रखिएगा, इक्ता प्रणाली इल्तुतमिश ने चलाया था। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और ये अंतिम क्वेश्चन है। कह रहा है कि हरिजनों व क्षमता के लिए ऊंची जातियां जिम्मेदार हैं। हरिजनों की हो जाएगा, यहाँ हरिजनों की कर लीजिएगा। हरिजनों की व क्षमता के लिए ऊंची जातियां जिम्मेदार है। यह कथन किसका है? देखिए बहुत अच्छा कथन है दोस्तों। यह कथन जो है एच.जे. खांडेकर का है। किसका है? एच.जे. खांडेकर का है। ऑप्शन डी हो जाएगा। क्लियर। एच.जे. खांडेकर जो है संविधान सभा के एक सदस्य थे, जिन्होंने कहा था हरिजनों की अक्षमता के लिए ऊंची जातियां जिम्मेदार है। अपने सुविधा संपन्न सहकर्मियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था कि हमें हजारों साल तक दबा कर रखा गया है। आप लोगों ने हमें अपनी सेवा में लगाए रखा और हमें इस कदर दबाया है कि अब न केवल हमारे मस्तिष्क और शरीर बल्कि हमारा हृदय भी काम करता नहीं है, ना ही हम आगे बढ़ पाने में सक्षम है। ये एच.जे. खांडेकर का कथन था दोस्तों। क्या कहा था इन्होंने? अपने सुविधा संपन्न सहकर्मियों को संबोधित करते हुए कहा था। ये संविधान सभा का सदस्य भी थे। हमें हजारों साल तक दबा कर रखा गया, आप लोगों ने हमें अपनी सेवा में लगाए रखा और हमें इस कदर दबाया कि अब न केवल हमारे मस्तिष्क और ना ही शरीर बल्कि हमारा हृदय भी काम नहीं करता है, और ना ही हम आगे बढ़ पाने में सक्षम है। यह कथन जो है एच.जे. खांडेकर का है। इसी के साथ अब हमको इजाजत दीजिए। मैं पुनः एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए पढ़िए। इसी के साथ नमस्कार।